गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे 11 जुलाई का द हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? फर्स्ट न्यूज़ है बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये क्या है? बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किस चीज़ के संदर्भ में है? तो इसमें लेटेस्ट में न्यूज़ में क्या चल रहा है कि बिहार में होने वाला है चुनाव। किसका चुनाव है? विधानसभा का चुनाव है। तो चुनाव होगा तो चुनाव में दो पक्ष होते हैं। एक होता है कैंडिडेट, जिसको बोलते हैं प्रत्याशी, चुनाव प्रत्याशी जो होता है वो। ये होते हैं इलेक्शन में खड़े होते हैं चुनाव के लिए। फॉर एग्जाम्पल इनको ले लीजिए, ये चुनाव में खड़े होते हैं। और एक वर्ग होता है जो वोट डालता है। ये हो गया वोटर। ठीक। ये वोट डालता है किस पर? ये मशीन होती है आपकी ईवीएम। तो इस वोटर जो होता है, जो व्यक्ति है, इसकी एक सूची होती है वोटर्स की। सूची होती है इनकी, जिसको बोलते हैं मतदाता सूची। और जैसे ये किसी निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए, मान लीजिए कि निर्वाचन क्षेत्र पटना है, जो कि बिहार का चल रहा है तो हम पटना ही मान लेते हैं। तो इस निर्वाचन क्षेत्र की एक मतदाता सूची होगी, जैसे ये है यही। तो इस पटना जो निर्वाचन क्षेत्र है, वो लोग होंगे, उनके नाम होंगे इस मतदाता सूची में। तो इस निर्वाचन क्षेत्र में मान लीजिए 1000 लोग निवास कर रहे हैं, तो उनके नाम होंगे मतदाता सूची में 1000 लोगों के। ठीक। ये जो मतदाता सूची है, इसी का रिवीजन चल रहा है। क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है पूरे बिहार में। रिवीजन किस बात का हो रहा है कि कुछ लोगों के नाम इसमें एडिशन और डिलीशन चल रहा है। बेसिकली लोगों को अपना आइडेंटिटी प्रूफ करना है, पहचान प्रमाणित करना है लोगों को। जो इस समय चल रहा है इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें इनको अपनी पहचान प्रमाणित करनी है या सिद्ध करनी है। और इसको सिद्ध करने के तरीके बताए हैं, 11 तरीके हैं, 11 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं लगभग। डॉक्यूमेंट आपको नहीं याद रखने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स दे के और एक फार्म भर के वहाँ पर जो अधिकारी आते हैं उनको CRO बोलते हैं, या बूथ लेवल ऑफिसर, या इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वो होते हैं। तो ये 11 डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होती है, कोई भी एक हो। यहाँ पर इसी जो रिवीजन हो रहा है मतदाता सूची का, ये इसी को लेकर मामला पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। केस हो गया है अपोजिशन के कुछ लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को स्टे नहीं किया, स्थगित नहीं किया है, बल्कि कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कहा है कि फ़िलहाल ये जो मतदाता 11 डॉक्यूमेंट इसमें एक्सेप्ट किए जा रहे हैं रिवीजन को, मतदाता सूची का रिवीजन के लिए, तो उसमें आधार कार्ड यहाँ शामिल नहीं है। तो कहा है कि इसमें आधार कार्ड को भी शामिल करिए और राशन कार्ड शामिल कीजिए
मतलब ये जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर कार्ड है पुराना वाला, इसको बोलते हैं EPIC, एपिक कार्ड, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड है, किसका है? इलेक्टर्स का, जिसमें फ़ोटो भी लगी होती है। तो इन तीनों को इसमें शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अब सुनवाई होगी इसकी बाद में, जुलाई के लास्ट में रखा है। अच्छा, ये जो यहाँ रिवीजन हो रहा है, कौन करवा रहा है? ये तो हमने समझ लिया, मतदाता सूची का रिवीजन कौन करवाएगा? तो करवाएगा कौन? चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव का काम चुनाव आयोग ही करता है। यहाँ पर कुछ जो एस्पेक्ट है मैं आज चर्चा कर दे रहा हूँ यहीं पे। जैसे चुनाव आयोग है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम बात कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग या भारत चुनाव आयोग की। ठीक है, तो ये चुनाव करवाता है किसके? एक तो चुनाव करवाना इसका काम है, तो चुनाव किसका करवाता है, किस किस पद का? तो संसद का चुनाव करवाता है। संसद में आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हैं। फिर विधानमंडल का चुनाव करवाता है। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हैं। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करवाता है। तो 6 चुनाव ये करवाता है। जब चुनाव करवाता है, एक काम इसका, दूसरा क्या है? चुनाव करवाने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं। ठीक है, उसमें से एक है ये जो भी हो रहा है, मतदाता सूची तैयार करना। तो मतदाता सूची तैयार करवाता है। अब जब मतदाता सूची तैयार हो जाती है, तो कुछ लोग डेथ हो जाती है, तो उनके नाम को क्या करना? डिलीट करना, जिनकी मृत्यु हो गई है, या जो एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं, वहाँ रहने लगे, तो उनका नाम यहाँ से हटाना, दूसरी जगह जुड़ेगा, तो डिलीट करना। प्लस जो नए लोग आ रहे हैं उनके नाम इसमें जोड़ना। किनके नाम जोड़े जाएंगे? नए लोगों के। नए लोग कौन से? नए लोग मतलब जो युवा है। तो युवा को शर्तें पालन करनी पड़ेंगी 2। एक, वह 18 साल का हो। दूसरी, भारत का नागरिक हो। तो उसका नाम इसमें जोड़ लिया जाएगा। किसमें? मतदाता सूची में। और जब नाम जोड़ा जाएगा तो उसको एक कार्ड इशू करते हैं, जिसको वोटर कार्ड बोलते हैं या एपिक कार्ड। ठीक है, तब इस तरह से मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग का काम, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है मेंस में, तो मैं चुनाव आयोग के कार्य 2 कार्य हो गए। तीसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन करवाना होता है सभी दलों को। प्लस राजनीतिक दलों को मान्यता देना। मान्यता जब देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? राष्ट्रीय पार्टी है कि राज्य स्तरीय पार्टी है? राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल, इनकी कुछ शर्तें होती हैं जो पूरा करनी होती हैं। प्लस चुनाव से जुड़े हुए विवादों का निपटारा करना। दलों में कोई विवाद होता है तो उसका भी निपटारा करना।
राजनीतिक दल में कोई विवाद हो गया उसका निपटारा। इसके अलावा चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव चिन्ह आवंटन हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं आचार संहिता लागू करना। करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना, चुनाव के दौरान धांधली को रोकना। चुनावी धांधली में क्या है, जैसे बूथ कैप्चरिंग हो गई, कुछ लोग बूथ पर कब्जा कर लेते हैं, प्लस कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस जैसे पैसा का कुछ लोग बांटते हैं या अन्य तरीके से अपना जो वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं भ्रष्टाचार के तरीके से। तो ये इनके काम हो गए मुख्य रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। प्लस अभी राष्ट्रपति को भी सलाह देता है कई मामलों में। विशेष रूप से अयोग्यता के मामले में, ये जो सदस्य होते हैं अगर अयोग्य हो जाते हैं तो ये इसके काम हो गए चुनाव आयोग के। तो ये इनका जो रिवीजन इस समय जो चल रहा है उसी को लेकर न्यूज़ में है। इसी के क्रम में टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में एक न्यूज़ आई थी जिसको हम यहीं पर आगे कवर कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि चुनाव को लेकर के है, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, उसी संदर्भ में न्यूज़ में आया है जो टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में है, राइट टू वोट बोलते हैं। हम इसको इसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ कवर कर ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा कंप्रहेंसिव व्यू बन सके। इसमें क्या है, एक विचारक है, तो राइट टू वोट को हम देखते हैं पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिमी देशों में क्या स्थिति है या पश्चिमी और भारत में कैसे विकास हुआ इसका राइट टू वोट का। तो पश्चिमी देशों में एक विचारक हैं जे.एस. मिल, विचारक रहे। इनका विचार था कि जो लोग बुद्धिमान हैं, इनलाइटेंड हैं, इनलाइटेंड, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, बाकियों को मत दो। तो इसी विचार को पश्चिम देशों में फॉलो किया गया। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है ब्रिटेन का, ब्रिटेन या यूके। इन्होंने क्या किया, कैसे फॉलो किया इसको, विचार को इनके। तो यहाँ पर जो आपको पता है कि डेमोक्रेसी सबसे पहले आई, लोकतंत्र आया यहाँ पर। तो लोकतंत्र में वोट का अधिकार जो दिया गया, वोट का अधिकार लोगों को कैसे दिया गया, तो कई चरणों में दिया। कैसे, पहले उन लोगों को दिया गया जिनके पास, पहले तो ये समझिए, पहले तो पुरुषों को दिया गया कम से थोड़ा सा, और फिर इसके बाद महिलाओं को दिया गया। महिलाओं को दिया गया 1928 में वोटिंग का अधिकार। पुरुषों में भी क्या किया गया, इन्होंने कैटेगरी बनाई। तो सबसे पहले जो दिया था इन्होंने
तो जिनके पास कुछ संपत्ति है, तो संपत्ति वालों को दिया गया। सभी पुरुषों को नहीं दिया गया। फिर दोबारा में इन्होंने सभी पुरुषों को दिया। तो पुरुष हैं तो सबको राइट्स मिल गए, सभी पुरुषों को। कब मिले? 1918 में। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोलते हैं, मतलब एडल्ट हो गए तो आपको वोटिंग का अधिकार मिला। फिर महिलाओं को मिला। तो इस तरह से इन्होंने दिया ब्रिटेन ने। अमेरिका ने कैसे फॉलो किया इसको? जो तथाकथित अभी विकसित देश है माना जाता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अमेरिका में एक वर्ग है अफ्रीको अमेरिकन, जिनको हम लोग बोलते हैं अश्वेत। हम लोग नहीं बोलते हैं, वो अमेरिकन बोलते हैं, ठीक है। और महिलाएं, दो हर जगह हैं। तो इन दोनों को संविधान में अधिकार तो दिया गया, संविधान में अधिकार तो दे दिया वोटिंग का, वो भी संशोधन के द्वारा, लेकिन इनके ऊपर कुछ शर्तें लगा दी, ताकि सिस्टमेटिक रूप से शर्तें लगा, ताकि ये वोट जो अधिकार है वो इनको ना मिले। जैसे आप टैक्स भरते हो, पोल टैक्स, टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरी शर्त क्या लगाई? लिटरेसी टेस्ट, साक्षरता का, साक्षर हूँ। तो इस तरह से इनको बाहर रखा गया, अश्वेतों को और महिलाओं को। इसके बाद इन्होंने काफ़ी समय बाद वोट का अधिकार दिया है। भारत में क्या हुआ, जो सबसे अच्छी बात है भारत की, तो भारत में जो है, हम जैसे ही आज़ाद हुए भारत ने एक तो इन लोगों की व्यवस्था जो है नहीं अपनाई, चरणीय तरीके से। नहीं दिया चरणीय तरीका, तो कई चरणों में नहीं दी गई वोटिंग राइट्स, सबको दे दिया गया। भारत ने क्या किया, एक साथ सभी को वोटिंग का अधिकार दिया गया भारत में, जब हम आज़ाद हुए। आज़ादी से पहले तो महिलाओं को बाद में दिया गया, नो डाउट, सभी को वोटिंग का अधिकार दिया गया। हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, और मतलब इन्होंने नहीं, भारत ने क्या किया, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया आज़ादी के बाद। इसके मायने क्या हैं? सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, सभी को मताधिकार दिए गए। वयस्क, वयस्क का मतलब एडल्ट, तो वयस्क को आप युवा लिख लीजिए, सभी युवाओं को मताधिकार दिया गया। मताधिकार तो आप जान ही रहे हैं, वोट देने का अधिकार। युवा से जब सभी को दिया गया, तो यहाँ पर सभी का मतलब यहाँ पुरुष हो और चाहे महिला, दोनों को एक साथ वयस्क मताधिकार दिए गए, चाहे हो थर्ड जेंडर, तीसरा लिंग, या LGBT क्यों।
प्लस। तो जितने भारत में जो भारतीय नागरिक थे उनको एक साथ दे दिया गया। सार्वभौमिक का मतलब ये है। तो वर्तमान में अब कोई आपसे पूछता है यूनिवर्सल क्या है, तो मतलब ये भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, बशर्ते वो वयस्क हो, युवा। युवा का मतलब जिसकी उम्र 18 साल की उम्र होनी चाहिए, उसको वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ संभावना क्या बनती है, बाहरी भी लोग तो आ सकते हैं। तो बाहरी लोगों को आने से रोकने के लिए बोला गया कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? अगर नागरिक नहीं है तो वोट नहीं करना है आपको। तो ये 2 शर्तें आप पूरा करिए, युवा हैं, आप वोट दे सकते हैं भारत में, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये हुआ आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जब आपसे कोई कहता है तो इसका मतलब ये है। तो इन्हीं के क्रम में भारत में एक साथ हमने जब लागू हुआ संविधान तो सबको वह राइट मिल गया, राइट टू वोट। इसके संदर्भ में अगर हम प्रावधान देखते हैं, जैसे संवैधानिक प्रावधान कोई है तो अनुच्छेद इससे एक तो पूछा जाता है भाग 15 क्या है। तो संविधान का भाग 15 है निर्वाचन। निर्वाचन दैट इज चुनाव, इसी से जुड़ा हुआ है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ठीक, हम बात करेंगे अनुच्छेद 324 की। चलिए पूरा ही ले लेते हैं। तो 324, इस अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में है। निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होगा और इसकी संरचना के बारे में है। संरचना में क्या है प्रावधान, इस समय जो व्यवस्था चल रही है, एक इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ये है इसकी संरचना। इसके अलावा इनकी सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की बात भी की गई है, रीजनल कमिश्नर, क्षेत्रीय कमिश्नर की बात की गई है। और इन सब की नियुक्ति कौन करेगा, घर का मुखिया दैट इज राष्ट्रपति करेगा। तो ये इसके निर्वाचन के बारे में है 324 में। इसी में के बारे में है कि मतदाता सूची तैयार करना है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है 325 है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यह भेदभाव का निषेध करता है। भेदभाव का निषेध मतलब भेदभाव से रोकता है। किस आधार पर? भेदभाव कैसा? भेदभाव कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी जो है मतदाता सूची अलग से बनाई जाए, विशेष मतदाता सूची हो। तो विशेष मतदाता सूची का प्रावधान नहीं है। विशेष मतदाता सूची नहीं बनेगी, जो भी बनेगी सामान्य होगी, जनरल। दूसरी बात, कुछ लोग कह सकते हैं कि इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, हमारा नाम जोड़ दो। कुछ लोग कह सकते हैं कि इनका नाम हटा दीजिए। तो ये भी नहीं है। मतलब ये
भारत में जो धर्म की विविधता है, धर्म में जाति है। इसके अलावा महिला पुरुष को लेकर भेदभाव होता है हमारे समाज में, तो उसको भी लिख दिया गया है, लिंग। और चौथा है रेस। रेस में जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं मंगोलॉयड प्रजाति के हैं, ठीक। अंडमान में जो है निग्रो प्रजाति के हैं। नॉर्थ इंडिया में जब हम आते हैं तो काकेशॉयड के हैं। तो ये अलग अलग रेस हैं। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि इनका नाम हटा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हटा दीजिए, अंडमान के हटा दीजिए या नॉर्थ के हटा दीजिए, तो ये नहीं होगा। मतलब ये इनके आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। किसी को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो कोई कहे कि ये फला धर्म के हैं इसलिए इनको रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो भारत का अगर नागरिक है तो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, कोई भी सेक्स हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो या थर्ड जेंडर हो, वो दे सकता है। और 326 वाला जो आर्टिकल है, इसी में है वयस्क मताधिकार के बारे में, जो हम चर्चा कर चुके हैं। ऊपर इन समरी ऑफ द स्टोरी क्या है, एक केस हुआ था केशवानंद भारती। नाइनटीन 1973 का केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है और आपको याद भी रखना है इसको। इसी में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, STRUCTURE, आधारभूत अवसंरचना का सिद्धांत। और इसमें जो है डेमोक्रेसी को लोकतंत्र को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। इसके अलावा आपका फ्री एंड स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, वो भी थ्योरी ऑफ आधारभूत ढांचे का भाग है। इसके अलावा एक जजमेंट और हुआ जिसका नाम है, जो अभी हम इसमें चर्चा करेंगे, वो जुड़ा हुआ है राइट टू वोट से। और उसका नाम है कुलदीप नाय्यर केस। इसको याद रखना, कुलदीप नाय्यर केस की जरूरत नहीं है, कंटेंट हमें याद रखना है, राइट टू वोट से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में वोट देने के अधिकार को, राइट टू वोट मतलब वोट देने का अधिकार, इसमें ये बताया गया 3 चीज़ें हैं। और ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि वोट देने का अधिकार ये मूल अधिकार है, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, या संवैधानिक अधिकार है, या स्टैट्यूटरी राइट, विधिक अधिकार है। इस बात को इसमें स्पष्ट किया गया कि वोट देने का अधिकार है तो है कौन सा। तो बताया गया इसमें वोट देने का अधिकार ना तो मूल अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है, यह विधिक अधिकार है।
वोट देने का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्टैट्यूटरी राइट है। याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक पूछ लिया जाता है। यहाँ पर इसी मामले में एक और बात स्पष्ट की गई थी, खैर छोड़ते हैं, वो यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है अभी फ़िलहाल। एक बात और हम समझते हैं, एक सिस्टम होता है पोस्टल बैलेट का। पोस्टल बैलेट में पोस्ट के माध्यम से मतदान करते हैं। तो ये सुविधा किसको प्राप्त है? तो ऐसे लोग जो भारत से जो बाहर रहते हैं, अपने क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से बाहर, जैसे हमारे सुरक्षा बल, के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो, उनको ये पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलती है। इसके अलावा जो इलेक्शन ड्यूटी पर होते हैं उनको मिलती है। और सुरक्षा बल में आर्म फोर्सेज आ ही जाएंगे, पैरामिलिट्री, आर्म फोर्सेज सब इसमें शामिल हैं। इनको ये पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी मिलती है ताकि ये अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। यहाँ पर जो वोट देने का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा एडल्ट फ्रेंचाइज वाले में, एक बात हम लोग वहाँ पर जोड़ सकते हैं, 18 साल की जो उम्र है इस समय है, पहले जो है उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी एडल्ट की। 1989 में ये घटाया गया है एक अमेंडमेंट के द्वारा, और सरकार थी राजीव गांधी की सरकार थी। 61st अमेंडमेंट है। काफ़ी चर्चा इसमें हो गई। यहाँ दो चीज़ें और बचती हैं, एक है आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। दो हैं ये, एक है 1950 और एक है आरपी एक्ट 1951। ये 1950 में पास किया गया था, ये 1951 में। आरपी एक्ट समझ रहे हैं आप लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, हम इसकी चर्चा यहाँ करेंगे। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है वोट देने से, कि वोट देना है तो कहाँ से। तो इसी के तहत इसमें मतदाता सूची के बारे में मिलेगा आपको, तैयार करवाना, अपडेट करवाना, ये सारे काम इसमें आएंगे। इसी में रेफरेंस में तरीका क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, जिसको हम लोग सीमांकन बोलते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन जो करता है उसकी सलाह से होगा, ठीक है। सीटों का आवंटन, लोकसभा में हो या राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद, चारों में।
और इसी में आपको मिलेगा जो अयोग्यता है मतदाता की, कि कौन सा मतदाता अयोग्य हो सकता है, जैसे कि कोई अनसाउंड माइंड का है या कोई अपराधी है, क्राइम किया है, तो उसको भी अयोग्य कर सकते हैं। और जो 1951 का एक्ट है यह बताता है चुनाव के बारे में एंड चुनाव के बाद। तो ये बताता है कैंडिडेट्स, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, चुनाव करवाना, चुनाव में विवाद उत्पन्न हुआ, उसका निस्तारण, प्लस इलेक्शन के खिलाफ कोई केस करना है तो इसको बोलते हैं इलेक्शन पिटीशन कहाँ दाखिल होगी, इस पर निर्णय कौन करेगा। ठीक है। चुनाव की जब खूब प्रचार होता है तो उस दौरान जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रोकना, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। प्लस इन लोगों की जो कैंडिडेट होते हैं उनकी अयोग्यता के बारे में यहीं पे मिलेगा आपको। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमने बताया दोनों के बीच में, कौन किस चीज़ को डील करता है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, S-400 जो मिसाइल सिस्टम है इसका मेंटेनेंस, सरकार इसकी बात कर रही है मेंटेनेंस की। तो S-400 का हमारा नाम है, हमने नाम दिया है सुदर्शन चक्र। तो इसके मेंटेनेंस के लिए MRO, MRO क्या होता है, मेंटेनेंस रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग, इसके लिए कंपनी सरकार ढूंढ ली है, उसी को ये देने वाले हैं। तो भारत ने जो ये सिस्टम क्या है S-400, यह एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम ये क्या होता है, जो एरियल स्ट्राइक है, एरियल जो थ्रेट्स, स्ट्राइक नहीं एरियल थ्रेट्स, मतलब जो हवाई खतरे हैं, हवाई खतरे जैसे कोई वायुयान एयरक्राफ्ट है, कोई ड्रोन है, मिसाइल है, ये सब चीज़ें हैं। और इससे होता है, ये सब हवाई हमले हैं, हवाई खतरे हैं, इनसे हमला अगर होता है तो हम इस S-400 सिस्टम से इनको आकाश में ही ध्वस्त कर सकते हैं। ये है S-400, जिसे कहाँ से ख़रीदा है हमने, रूस से ख़रीदा गया है। इसमें 3 हमें मिल चुके हैं, टोटल 5 मिलने हैं। तो ये हो गया आपका S-400 सिस्टम, इसके बारे में बेसिक बातें। एक है ऑपरेशन कालनेमी, ये क्या है, ऑपरेशन शुरू किया गया ये तो ठीक है। कालनेमी क्या है, एक राक्षस था जिसने संत का रूप धारण किया था और छल किया, उसी के नाम पर इसका रखा गया है नाम ऑपरेशन का। इसका उद्देश्य क्या है, फेक संतों को आइडेंटिफाई करना, जो फेक संत हैं।
फर्जी संतों पर कार्रवाई करना। फर्जी संत कौन से? जैसे जो संत लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको। तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, एक है तलाश। ये योजना है जो शुरू की गई है सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, जनजातीय मंत्रालय द्वारा। और इसमें सहयोग करेगा यूनेस्को। तलाश क्या है? तलाश इज ट्राइबल, टी फॉर ट्राइबल, ए फॉर एप्टीट्यूड, एल फॉर लाइफ, एल फॉर लाइफ स्किल्स, और ए फॉर एंड, एस फॉर सेल्फ, ई फॉर स्टीम, एच फॉर हब। ये है तलाश योजना। इसको पर्पज क्या है? इसके माध्यम से एक एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएंगे, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अच्छा, किन के लिए है पहले तो ये जान लेते हैं, तब हम बात जानेंगे इनको कराएंगे। किसको लाभ मिलेगा इसका? तो विद्यार्थी हैं जो एकलव्य स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। रेजिडेंशियल स्कूल कौन से होते हैं? जहाँ पर छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं। तो इनके जो विद्यार्थी होंगे, यहाँ पर जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनको ये लाभ मिलेगा। उनका टेस्ट करवाया जाएगा और इसके बाद, इस टेस्ट के बाद इन्हें मिलेगा एक कैरियर कार्ड। कैरियर कार्ड कुछ नहीं होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है। तो उसमें इनके एप्टीट्यूड के बारे में जानकारी होगी, तो इनको क्या होगा, मदद मिलेगी कि हम कौन सा कोर्स आगे परसू करें। तो कैरियर काउंसलिंग हो जाएगी इनकी इससे। और बच्चों को क्या होगा, निर्णय लेने में आसानी होगी कि हम कौन सी पढ़ाई करें, क्योंकि उनको मिल गया कि हमारे किस में कितने नंबर आए। क्योंकि ये जो टेस्ट होगा इसमें रीजनिंग, मैथ, सारी चीज़ें होंगी, जीएस। तो निर्णय लेने में आसानी होगी कि हमें कौन सी पढ़ाई आगे करनी है। तो ये हो गया तलाश। इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। द एंड। थैंक यू।